हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। यही क्लास में हमने पढ़ा था लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका। आज हम उनके 50-50 शब्दों वाले प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आता है, लोकतांत्रिक समाज से आप क्या समझते हैं? जैसा आपको बताया गया है कि ऐसे समाज जिनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, आदर्शों, सिद्धांतों का समावेश हो और व्यवहार में वे लागू किए जाते हो, जहाँ पर शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, वयस्क मताधिकार के माध्यम से निष्पक्ष और स्पष्ट निर्वाचन की व्यवस्था होती है और निर्णय में जनसहभागिता आपको दिखाई देती है। निर्णय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खुले विचार विमर्श के द्वारा बहुमत के आधार पर लिए जाते हो, ऐसे समाजों को हम लोकतांत्रिक समाज की संज्ञा देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इसका जो है, लोकतांत्रिक समाज की 4 विशेषताएं बताएं। सबसे पहली विशेषता है इसकी, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में जनसहभागिता हो, शासन की सत्ता एक व्यक्ति या एक वर्ग में निहित न होकर के संपूर्ण समाज में निहित हो। तीसरी इसकी विशेषता है कि सभी निर्णय खुले विचार विमर्श के माध्यम से और बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। चौथी विशेषता है इसकी कि व्यक्ति साध्य और राज्य को साधन यह मानता है। ये 4 विशेषताएं थी। उसके बाद आता है कि समाजवादी समाज से आप क्या समझते हैं? ऐसे समाज या राज्य जिसमें उत्पादन के साधनों, उनके वितरण और विनिमय के साधनों पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व होता है, जहां पर आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं और शासन की सत्ता राज्य में निहित होती है, ऐसे राज्य को समाजवादी समाज वाला राज्य कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाजवादी समाज की 4 विशेषताएं लिखो। सबसे पहली विशेषता है कि जहां पर राज्य को साध्य माना जाता है और व्यक्ति को साधन माना जाता है, ऐसे समाज वाला राज्य होता है। ऐसे राज्य में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए जाते हैं और समानता पर अधिक बल दिया जाता है। अगली इसकी विशेषता है कि उत्पादन के साधनों के वितरण विनिमय पर राज्य का नियंत्रण और स्वामित्व होता है। अगली विशेषता है कि राज्य में प्रतियोगिताओं के स्थान पर सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवादी समाज से आप क्या समझते हैं? तो ऐसे समाज जिसमें लोकतंत्र के आदर्श और मूल्यों को अपनाने के साथ साथ में समाजवादी समाज की विशेषताएं या समाजवादी समाज के गुण भी विद्यमान हो, जैसे आपका भारत है, जहां पर लोकतांत्रिक समाज की भांति वयस्क मताधिकार के माध्यम से निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से निर्वाचन की व्यवस्था होती है और निर्णय निर्माण में संपूर्ण जनता की सहभागिता, निर्णय का अधिकार जनप्रतिनिधियों को और सभी निर्णय व्यापक और खुले विचार विमर्श के बाद बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। वहीं समाजवादी समाज की तरह पर नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, सामाजिक और आर्थिक न्याय पर बल दिया गया है। वहीं संविधान की प्रस्तावना में ही समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज वाले राज्य या ऐसे राज्य लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाले राज्य कहलाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न आता है कि प्रशासनिक संस्थाओं से आपका क्या अभिप्राय है? तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संस्थाएं जिनके अपने अपने विशिष्ट उद्देश्य और प्रयोजन होते हैं, जिनके लिए वे अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए सुव्यवस्थित तंत्र या ढांचे के रूप में गठित की जाती हैं और इनमें बड़े बड़े संगठन होते हैं या बड़े बड़े संगठनों की जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं वे क्या कहलाती है? प्रशासनिक संस्थाएं कही जाती है। जैसे
भारत में मंत्रालय है, आपके विभाग है आदि। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की किन्हीं 5 प्रशासनिक संस्थाओं के नाम लिखिए। अर्थात लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाले भारत की 5 प्रशासनिक संस्थाओं के नाम लिखो। तो हम देख सकते हैं कि मंत्रालय या विभाग के रूप में गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आपका उच्च शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद संवैधानिक संगठनों के रूप में या संवैधानिक संस्थाओं के रूप में ले सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग। उसके बाद सांविधिक निकाय, जिसके रूप में आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, भारतीय रिजर्व बैंक है। स्वायत्त निकायों के रूप में राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान। तो इस प्रकार से कोई भी आपको 5 संस्थाओं के नाम लिखने हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाला राज्य है? 50 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवादी समाज वाला राज्य है, जिसमें लोकतांत्रिक समाज की भांति सत्ता जनता में निहित होती है, स्पष्ट और निष्पक्ष निर्वाचन होता है, वयस्क मताधिकार निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, निर्णय का अधिकार जनप्रतिनिधियों को होता है। वहीं समाजवादी समाज की तरह से समाज की तरह से सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के प्रयास किए गए हैं, समानता पर बल दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में ही 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है और आर्थिक नियोजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ये थे इसके छोटे वाले क्वेश्चन। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन एक ही आता है कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की संस्थाओं की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब हम लेते हैं आपके सेकंड पेपर को। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे को आपको बताया जा चुका है कि इसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं और इसमें दूसरे जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है राज्य प्रशासन। और राज्य प्रशासन में भी इसी तरह से आपका प्रश्न पत्र होता है, जिसमें समय अवधि 3 घंटे की होती है और 2 भागों में प्रश्न पत्र आपका विभाजित होता है, जिसके अंतर्गत 10 अनिवार्य प्रश्न होते हैं, जिनके आंसर आपको 50-50 शब्दों में देने होंगे। और दूसरे भाग के अंदर इसमें आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं 3 खंडों से। प्रत्येक खंड से 2-2 प्रश्न आते हैं, जिनमें से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों के आंसर आपको देने होते हैं। प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक लाने अनिवार्य होते हैं और द्वितीय श्रेणी के लिए 48%। और न्यूनतम उत्तीर्णांक 36%, अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों पेपरों को मिलाकर 200 में से 72 अंक लाने अनिवार्य होते हैं। अब इसकी बुक हम किस राइटर की पढ़ेंगे? तो इसकी पुस्तकों में आप भारत में राज्य प्रशासन के नाम से आती है डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया की। भारत में राज्य प्रशासन के नाम से बुक आती है आपकी डॉक्टर रविंद्र शर्मा की। इसके अलावा आपके रमेश अरोड़ा और गीता चतुर्वेदी की। राजस्थान में राज्य प्रशासन के नाम से आती है CM सिन्हा और अन्वी की। इसमें से कोई भी एक बुक आप खरीद सकते हैं और उसके माध्यम से अपना अध्ययन प्रारंभ कर सकते हैं। अब इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, थोड़ी उस पर हम चर्चा करेंगे। पाठ्यक्रम 3 खंडों या 3 सेक्शनों में विभाजित है। पहले सेक्शन में भारत में राज्य प्रशासन की वर्तमान स्थिति राजस्थान के विशेष संदर्भ में, उसके बाद भारत में राज्य प्रशासन की सामान्य पृष्ठभूमि, उसके बाद आता है आपका राज्यपाल, जिसकी कार्य, शक्तियाँ, भूमिका, मंत्रिपरिषद के साथ में संबंधों का अध्ययन करेंगे। अगला है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति या चयन प्रक्रिया क्या है, उसके कार्य क्या है, शक्तियाँ, भूमिका, मंत्रिपरिषद के साथ में क्या संबंध है उसके। उसके बाद में राज्य शासन सचिवालय का संगठन व कार्य आते हैं। राजस्थान में गृह विभाग,
वित्त विभाग और कृषि विभाग की संगठन व कार्य प्रणाली, मुख्य सचिव की राज्य प्रशासन में क्या स्थिति है, क्या उसकी भूमिका है। तो ये पहले सेक्शन में हम या पहले खंड में पढ़ेंगे। उसके बाद जो दूसरा खंड या सेक्शन आता है उसमें राजस्थान के 4 चैप्टर हैं या 4 ऐसे मंडल या कंपनियां या निदेशालय हैं जिनके संगठन व कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। पहला है राजस्थान में राजस्व मंडल का संगठन और उसकी कार्य प्रणाली। दूसरा, राजस्थान राज्य विद्युत कंपनियों के संगठन और उनकी कार्य प्रणाली। तीसरा, कृषि निदेशालय के संगठन और उनकी कार्य प्रणाली का अध्ययन करेंगे। और चौथा, शिक्षा निदेशालय अर्थात कॉलेज शिक्षा निदेशालय आएगा आपके, जिसके संगठन और कार्य प्रणाली को हम इस सेक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। उसके बाद आपका तीसरा खंड या सेक्शन सी आता है जिसमें से विवर्गीय प्रशासन के अंतर्गत राजस्थान में लोक सेवाओं की भूमिका, राजस्थान लोक सेवा आयोग की संगठन, उसकी कार्य प्रणाली, राज्य लोक सेवकों की भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था, राजस्थान में प्रशिक्षण संस्थानों के संगठन, उनकी कार्य प्रणाली, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण के संगठन व कार्यों का अध्ययन करेंगे। जिला प्रशासन में जिला प्रशासन का संगठन, जिलाधीश की पद स्थिति, उसकी कार्य और भूमिका का अध्ययन करेंगे। जिला एवं अधीनस्थ स्तर पर राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सब डिवीजन ऑफिसर, एसडीओ, तहसीलदार और पटवारी की भूमिका का हम अध्ययन करेंगे। तो ये आपका जो सेकंड पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित है। उसके बाद हम आज इसका थोड़ा सा सामान्य परिचय या पहला जो चैप्टर है उसको प्रारंभ करते हैं कि वर्तमान में राजस्थान का राज्य प्रशासन कैसा है। तो राजस्थान में राज्य प्रशासन की विधिवत शुरुआत, जैसा आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात प्रारंभ हुई थी। उससे पहले इसे राजपूताना की धरती पर रजवाड़ू अर्थात राजतंत्र की शासन प्रणाली संचालित होती थी। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारा संविधान बनता है तो संविधान के अनुरूप ही राजस्थान में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ पर शासन के 3 अंग होते हैं। विधायिका के रूप में यहाँ पर विधानसभा है जो कानून निर्माण का कार्य करती है। न्यायालय के रूप में यहाँ पर उच्च न्यायालय, जिसकी मुख्यालय जोधपुर और एक खंडपीठ आपकी जयपुर में है, एवं इसके अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत हैं जो कानून की व्याख्या का कार्य करते हैं। कार्यपालिका के रूप में आपके नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल, जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वास्तविक किंतु राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में आपका मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। वास्तविक और स्थायी कार्यपालिका के रूप में आके लोक सेवक कार्यरत होते हैं, जिसका मुख्य कार्य जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनको व्यवहारिक रूप देना होता है। मंत्रियों की सहायता के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के विभागों में अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत होते हैं जो उनकी सहायता प्रदान करते हैं, अर्थात सचिवालय, निदेशालय तथा अधीनस्थ निकाय इसमें कार्यरत हैं। सुविधा की दृष्टि से राजस्थान में राज्य प्रशासन को 7 संभागों में बांटा गया है और संभाग के स्तर पर वरिष्ठतम जो अधिकारी होता है वह संभागीय आयुक्त होता है और सीनियर या वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होता है, जिसके द्वारा संभाग का प्रशासन का संचालन करवाया जाता है और उसके नियंत्रण निर्देशन में संभाग कार्यरत होते हैं। संभाग के पश्चात में जिला प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई आती है, जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी जिलाधीश होता है और संपूर्ण जिले के प्रशासन को नियंत्रित, निर्देशित और उसे समन्वित करने का दायित्व जिलाधीश का होता है। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले कार्यरत हैं और जिलाधीश सामान्य के अधिकारी होता है
जो भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का अधिकारी होता है। जिले को कई उपखंडों और तहसीलों में विभाजित किया जाता है। उपखंड पर उपखंड अधिकारी होता है, तहसील पर तहसीलदार होता है। उसके बाद तहसील को ग्राम और ग्राम का आपका सरपंच, मुखिया और ग्राम सेवक उसका अधिकारी होता है। अर्थात राजस्व प्रशासन के अंतर्गत पटवारी वहाँ का प्रमुख कर्मचारी होता है। औद्योगिक, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों को पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा भी कई प्रकार के लोक उपक्रम गठित किए गए हैं। ये लोक उपक्रम जनसाधारण को सेवाएं उपलब्ध करवाने के दायित्व का निर्वहन करते हैं। उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य परिवहन निगम होता है। इन लोक उपक्रमों की संरचना, इनकी कार्य प्रणाली परंपरागत विभागों की अपेक्षा कुछ अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। स्थानीय प्रशासन राजस्थान में दो प्रकार के होते हैं। पहला नगरीय स्थानीय स्वशासन और दूसरा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के अंतर्गत बड़े शहरों में नगर निगम, उसके बाद छोटे शहरों में नगर परिषद और छोटे जो संक्रमणकालीन अवस्था में नगर होते हैं वहाँ पर नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है, जिनके द्वारा नगरीय प्रशासन का संचालन किया जाता है। स्थानीय ग्रामीण प्रशासन के अंतर्गत जिला परिषदें, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें कार्यरत होती हैं, जिनके माध्यम से वहाँ का शासन या प्रशासन का संचालन किया जाता है। तो ये एक छोटा सा सामान्य परिचय था। राजस्थान की विधायिका एक सदनीय है, जिसमें 200 विधानसभा की सदस्यों की संख्या है, जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष जनता के द्वारा अर्थात भारत में निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, जहां पर विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है और मुख्यमंत्री की सलाह या सिफारिश के आधार पर मंत्री परिषद का राज्यपाल के गठन किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो विधानसभा के प्रति यहाँ का मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, जिसका मुख्य दायित्व जैसे आपको पहले बताया जा चुका है कि विधि का निर्माण करना और व्यापक विचार विमर्श करना होता है। दूसरा जो आपको अंग बताया था कार्यपालिका में राज्यपाल जो संवैधानिक व नाममात्र की कार्यपालिका के रूप में होता है, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वास्तविक किंतु राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अर्थात हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री किसी न किसी विभाग के शीर्ष पर विद्यमान होते हैं, और विभागों का जो सामूहिक नाम है उसको हम सचिवालय की संज्ञा देते हैं। तो जो राजस्थान का शासन सचिवालय है उसमें किसी न किसी विभाग का मुखिया मंत्री परिषद का सदस्य होता है, जो उस विभाग का राजनीतिक नेतृत्व करता है। और उसमें जो सचिवालय या उसके कार्यालय में जो भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त होते हैं वो उसकी सहायता और सलाह देने का जिसको कार्य करते हैं। इस प्रकार से शासन सचिवालय का कार्यालय मुख्यतः राजधानी क्षेत्र में होता है। तो शासन सचिवालय मंत्री और आपके सचिवालय के अधिकारी मिलकर के कार्य करते हैं और नीतियों का निर्धारण के लिए आवश्यक प्रारूप तैयार करते हैं, जो विधायिका में प्रस्तुत की जाती है और उसकी स्वीकृति के बाद नए विभागों के पास में भेज दी जाती है, जो विभाग अपने निदेशालयों के और क्षेत्रीय संस्थाओं या क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता से उनको व्यवहारिक रूप देते हैं। तीसरा जो आपको महत्वपूर्ण अंग बताया न्यायपालिका, जिसका दायित्व है कानूनों की व्याख्या करना। तो जिसका
मुख्यालय राजस्थान में उच्च न्यायालय का जोधपुर है, उसकी एक खंडपीठ जयपुर में है। उसके अलावा प्रत्येक ज़िले में जिला एवं सेशन न्यायालय, उसके अधीन अधीनस्थ न्यायालय कार्यरत हैं, जो कानून की व्याख्या करने और वाद या अपीलों की सुनवाई करते हैं और उन पर निर्णय लेने के दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो ये एक आपके राज्य प्रशासन का सामान्य परिचय आपको बताया गया है। अब राजस्थान में जो राज्य प्रशासन है वर्तमान में, उसका विकास किस तरह से हुआ है, उसके बारे में जो परिचर्चा है हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।